हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, हम उसके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम आज लगभग 4 से 5 केस स्टडी के क्वेश्चन तो ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे, कुछ मैं आपके लिए भी दूँगा ताकि आप भी उस पे प्रैक्टिस करें, है ना? काफ़ी टाइम हो गया, किसी हेल्थ इश्यू की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। बीच-बीच में मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि केस स्टडी पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो, वो हो जाए। क्योंकि देखिए, केस स्टडी ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर बुक से केस स्टडीज़ कर लें, 5-6 जितनी भी केस स्टडी है और वही आपको देखने को मिल जाए। चांस की बात है, बिल्कुल 5 या 10% चांस है कि किसी पर्टिकुलर बुक से आपको वो केस स्टडी देखने को मिल सकती है। क्या एक्चुअली बोर्ड जो है वो यही देखना चाह रहा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, एट ए टाइम आप स्टेटमेंट को पढ़कर क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से ये किसी पर्टिकुलर बुक से आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सजेशन सिर्फ यही है कि जहाँ से भी आपको केस स्टडीज़ मिल रही हैं, उनको ट्राई करते रहिए, उन पे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है। ओके, सो चलिए केस स्टडीज़ की शुरुआत कर देते हैं। सो देखिए, फर्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्या है? फॉर एन ऑडिशन ऑफ ए रियलिटी सिंगिंग कंपटीशन, interested candidates were asked to apply under one of the two musical genre। या तो फोक में आप अप्लाई कर सकते हैं या क्लासिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अंडर वन ऑफ द टू एजेस कैटेगरी, और इसमें भी कैटेगरीज बांट रखी हैं, बिलो 18 या 18 एंड अबो, ठीक है? देखिए, दो हैं ऑप्शंस कि आप या तो फोक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्लासिकल में, ठीक है? और इसमें भी आपकी कैटेगरी बढ़ गई बिलो 18 एंड 18 एंड अबोव, इस तरीके से कुछ है, ठीक है? तो सेम चीज़ यहाँ भी है, इसमें बिलो 18 एंड 18 अबोव। तो इस तरीके से हमें पूरा पैटर्न दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें डिटेल कैसे दे रखी है। इसमें हमारे पास देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द 2000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड। टोटल 2000 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई। ओके, फिर कहता है कि 960 ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस वर फॉर द फोक जेनर एंड 198 ऑफ द फोक एप्लीकेशन वर फॉर द बिलो 18 कैटेगरी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर चार कैटेगरीज, चार इवेंट्स जो हैं वो लेट कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा शांत दिमाग से हमें केस स्टडी के क्वेश्चंस को ध्यान से समझना चाहिए, कैसे उसमें बातें बताई गई है, ठीक है? ज़्यादा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है केस स्टडी में। ज़्यादातर बच्चे केस स्टडी में जबकि गलती कर देते हैं, और बजाय वैसा सही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 नंबर में 6 नंबर में दे दें, तब आप कर देंगे। ये क्या मतलब हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट application is for application is for फॉक के लिए कर ले, फॉक जनर, है ना? एंड बी सी डी, चार इवेंट मानेंगे। बी द इवेंट दैट एप्लीकेशन इज फॉर क्लासिकल जनर, ओके? एंड सी इवेंट मान लेते हैं एप्लीकेशन इज फॉर बिलो 18, है ना? एंड डी इवेंट मान लेते हैं इज फॉर 18 अबोव, 18 और अबोव लिख देते हैं। 18 के भी तो हो सकते हैं, बेचारे 18 वाले कहाँ जाएंगे? तो देखिए, हमने चार कैटेगरीज बना दी। अब इनमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी किसकी कितनी है।
देखिए यहाँ हमें फॉक के दिए गए हैं 960, तो देयरफॉर क्लासिकल के कितने होंगे, सीधी सी बात है, टोटल जितने हैं उनमें से फॉक वाले आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये क्लासिकल के आ जाएंगे 1040, है ना। इन द सेम वे हमें बिलो 18 के कितने दिए गए हैं, बिलो 18 यानी कि सी इवेंट, वो दिया गया है 192। सो अबोव 18 और 18 के कितने हो जाएंगे, टोटल में से बिलो 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितने आ गए 1808 आई थिंक, है ना। ठीक है, तो अब इनमें हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज़ फॉर 18 और एंड अबोव, यानी कि हमें डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड इट इज़ अंडर द क्लासिकल जेनर, प्रोवाइडेड इट इज़ यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला काम हो चुका है, ये क्लासिकल जैनर थी, तो उस क्लासिकल जैनर में 18 और 18 से अबोव कैटेगरी के कितने थे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि मैं डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब वो बी इवेंट हो चुका हो, बी यानी कि क्लासिकल हो चुका हो, तो दैट मीन्स कि एक तो हमें बी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है, क्लियर। तो बी और डी का इंटरसेक्शन भी हम कर लेंगे, देखते हैं एक एक करके कि कैसे इनकी कैटेगरीज बांटते हैं। तो दिल ये देखिए, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी वो हम यूज़ कर लेंगे, जैसे ए और सी, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है ये 192, ये 192 ध्यान से पढ़िए, ये हैं क्या चीज़, ये फॉक एप्लीकेशन के हैं जो बिलो 18 कैटेगरी है ना, और ए कौन है, बिलो 18 कैटेगरी ही है, क्लियर। नहीं 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 सॉरी, सी बिलो 18 कैटेगरी है और ए अपना फोक है, तो ये दोनों ही काम को फॉलो कर रहा है, कौन, 192। तो ए यानी कि फोक अबोव 18, अबोव 18 यानी कि डी के साथ कंपैरिजन, सो अबोव 18 कितने हो जाएंगे, टोटल देखिए फोक में कितने थे 960, उसमें से हमने क्या किया, बिलो 18 वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो फोक में अबोव 18 वाले बच जाएंगे, ए और डी का मतलब क्या, उसको ध्यान से समझिए, ए फोक है ना, और डी अबोव 18, तो दोनों का कॉमन कौन होएगा कि हम बिलो 18 को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 800 700 760, ये बन रहा है हमारे पास 768 आई थिंक, है ना, चेक कर ले, 06, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इन द सेम वे अब हम बी, बी यानी कि क्लासिकल और बिलो 18 को कंपेयर करते हैं, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 104 क्लासिकल दे रखे हैं जो कि 18 और अबोव के हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम डी का कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे डी, सो 18 एंड क्लासिकल, 18 अबोव और क्लासिकल के कितने हैं 104, सो क्लासिकल एंड बिलो 18 कितने हो जाएंगे, टोटल क्लासिकल में से हम ये 104 अबोव वाले घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बच गया, 100 936 बच रहे हैं हमारे पास, क्लियर। तो ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल कंपैरिजन हो गया, ओके। अब हम ए पार्ट के अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, डी की निकालनी थी शायद, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट 18 एंड अबोव, 18 अबोव कौन है, डी है, कौन हो चुका है, क्लासिकल जेनर हो चुका है, यानी कि बी हो चुका है, तो दैट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और डी का इंटरसेक्शन को डिवाइड करना है किसके साथ, बी की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालें, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए हम इनको नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, देखिए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, बी और डी के इंटरसेक्शन में 104 है ना,
इसको टोटल से डिवाइड करेंगे 2000 से, तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। अब बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट है 1040 और टोटल 2000 से डिवाइड करें तो बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये दोनों आपस में कैंसिल किए, कितने आ गया? 104 डिवाइडेड बाय 1040। सो इसको हम लिटिल बिट छोटा करें तो कैंसिलेशन देखते हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन वैसे डायरेक्टली कट ही रहा है, तो 1/10 आ गया, है ना। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी अंडर बिलो 18। ठीक है, बिलो 18 कैटेगरी का तो वो हमें मिला, यानी कि ये काम तो वो हो चुका था। सो अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी जानना चाह रहे हैं? दैट इट इज़ अंडर द फॉक जेनर, यानी कि वो ए की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, जबकि वो जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन सी कैटेगरी की थी, है ना। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑलरेडी हैपन ये निकालना है। तो सेकंड पार्ट में हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि सी हो चुका है। तो दैट मीन्स कि हमें ए इंटरसेक्शन सी को डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के साथ। सो इसको भी ऐसे ही लेके चलते हैं। तो देखिए टोटल तो हमारे पास 2000 है ही, तो 2000 से तो डिवाइड हमें करना ही है। ठीक है। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ क्वांटिटी 192 है और सी भी हमारे पास 192 ही है, यानी कि ये तो हमारे पास क्या आ गया? कंप्लीटली कैंसिल हो गया। ये दो फुल चांस हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? An application selected at random is found to be under below 18, below 18 यानी कि C, okay, and find the probability that it is under the fog genre। 192 देखे क्या है? fog genre और below, अरे ये तो है ही, दे ही रखा है ये तो, है ना, कि हमने अंडर 18 एक पर पूरे के पूरे 2000 में से हम कोई भी एक एप्लीकेशन उठाएं, उसके बिलो 18 तो चलो वो निकला। तो बिलो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये तो ये मतलब हो गया कि बिलो 18 क्लासिकल में तो कोई है ही नहीं। इसका तो ये कहने का मतलब हो गया, है ना। यहाँ पर तो इन्होंने यही चीज़ दे रखी है, और क्लासिकल में 18 और अबो के लिए और कुछ है ही नहीं। तो भाई इस डाटा के अकॉर्डिंग तो ये तो फुल चांस बन रहे हैं हमारे पास कि अगर कोई बिलो 18 है तो उसके फॉक में जाने के कितने चांसेस हैं? फुल चांसेस हैं। चलिए जैसा भी था, तो ये था हमारा फर्स्ट केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए एक और ट्राई करते हैं, क्या है। देखिए केस स्टडी का कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर बुक से ही मिल जाएंगे। आप कितने भी पढ़ लीजिए, केस स्टडी पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अलग अलग, कि आप क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को प्रॉपर वे में समझें, कहना क्या चाह रहा है। ये एट ए टाइम आप क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, उस चीज़ को पता करने के लिए ही केस स्टडी दी जाती है। ठीक है, तो इनको किसी पर्टिकुलर एडिशन से हम रट नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है? ए फैक्ट्री हैज़ टू मशीन्स पी एंड क्यू फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम। ये हमारे जो एलिमेंट बुक है उसमें ही है इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है। Past record shows that the machine P produces 60% of the item of the output and the machine Q produces 40% of the item of the output. Okay, and further 2% of the item produced by machine P and 1% produced by machine Q ये डिफेक्टिव हैं। ओके, इनका डिफेक्टिवनेस की भी हमें पता चल गई। ऑल द आइटम्स प्रोड्यूस इन ए डे आर पुट इन ए स्टॉक पाइल, यानी कि एक ग्रुप में उनको डाल दिया गया है। वन आइटम इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द स्टॉक पाइल, और फिर हमें बताना है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बाद में करते हैं, सबसे पहले इवेंट्स को नेम दे देते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट A1 बी द इवेंट दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन P, ऐसे बोल देते हैं, है ना। आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय
machine P, and E2 be the event that item is produced by machine Q, और डिफेक्टिवनेस को एक ए आइटम ए इवेंट बोल देते हैं, ए बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव, है ना, selected item is defective। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें एक आइटम ई पी मशीन ने प्रोड्यूस किया है, उसके कितने चांस हैं? 60% चांस हैं। सो 60% का मतलब है 60/100, है ना। एंड क्यू मशीन द्वारा प्रोड्यूस होने के कितने चांस हैं? 40%, तो 40/100। ओके। फिर अगर कोई आइटम हमने पिक किया तो उसके डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं बाय फर्स्ट मशीन यानी पी मशीन से, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। और ये कितना दे रखा है? 2%, तो इसको ऐसे जाने देते हैं। एंड इन द सेम वे वो जो आइटम सेलेक्ट हुआ है वो क्यू मशीन द्वारा डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं? 1% चांसेस हैं, तो इसके 1/100। ओके, जो मेन चीज़ें थी वो हमने सारी तैयार कर ली है। अब फर्स्ट पार्ट पर काम करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज़ डिफेक्टिव, यानी कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो ये क्या है कि फर्स्ट मशीन से अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो उससे डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं, या मतलब प्लस सेकंड मशीन से अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो उससे डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख दें। देखिए 60/100, चलिए ये लिटिल बिट छोटा हो सकता है, तो इनको 6/10 एंड 4/10 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो 6/10 मल्टीप्लाई ये 2/100 प्लस 4/10 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारे पास 1000 आ गया। तो कितना? 12 + 4 16/1000। तो इसको 4 से कैंसिल करें तो 25, 250, 2 से और कैंसिल कर देते हैं 125। तो यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारा इतना ये बन रहा है। ओके, तो ये तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड में अब ये क्या पूछ रहा है? इफ़ द आइटम इज़ डिफेक्टिव, यानी कि आइटम तो डिफेक्टिव है। ओके, सो देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन पी। मशीन पी, यहाँ पर मशीन, अच्छा सॉरी, मैं P1 P2 के अकॉर्डिंग सोचने लग गया। P और Q दो अलग अलग है, यानी कि फर्स्ट मशीन द्वारा प्रोड्यूस होने के कितने चांस हैं। दैट मीन्स कि ये E1 की प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है जबकि वो आइटम डिफेक्टिव था। दैट मीन्स ये बेस थ्योरम पर चला गया। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए, हमें E1 की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जबकि A यानी कि डिफेक्टिवनेस ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको कैसे पता करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन को कौन डिवाइड करेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि डिफेक्टिवनेस, जो कि ये आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं, या ऐसा करते हैं नहीं ठीक है, देखते हैं। देखिए E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि ये चीज़, जो कि एक्चुअल में हमें कितना दे रहा है? 12/1000 दे रहा है। ओके, सो ये है 12/1000। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1000 की फॉर्म में हम इसको यूज कर लें, 16/1000, है ना। ये कंप्लीटली कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? 12/16, 4 से कैंसिल कर दें, सो 3/4 चांसेस हैं कि वो फर्स्ट मशीन ने प्रोड्यूस की होगी। ओके, फिर सी में आई थिंक इसका अपोजिट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन क्यू, यानी कि इसके बाद का है कि एक आइटम डिफेक्टिव निकला, अब वो क्यू द्वारा प्रोड्यूस होने के कितने चांस हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंड मशीन द्वारा प्रोड्यूस होने के कितने चांस हैं अगर वो डिफेक्टिव है। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि A। सो दैट मीन्स कि इसी से की बात करें
तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 4/1000 आ रहा है ना। सो 4/1000 और एक ही प्रोबेबिलिटी है 16/1000, ये दोनों आपस में कैंसिल। 4/16 किसके इक्वल आ गया 1/4 के इक्वल आ गया। ये वाली तो आसान थी, है ना। चलिए नेक्स्ट करें। थर्ड क्या है, रिसेंट स्टडीज shows that roughly 12% of the world population is left handed। ठीक है कि 100% पॉपुलेशन में से 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो लेफ्ट हैंडेड है। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग ए लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज, कि पेरेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो लेफ्ट हैंडेड कैसे कैसे हो सकता है, वो हमें 4 कंडीशंस में बांट रखा है। पहला कहता है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, तो चांस है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा, 24% चांस है। फिर कहता है कि अगर फादर राइट हैंडेड है लेकिन मदर लेफ्ट हैंडेड है, तो चांस है कि 22% है कि बच्चा भी लेफ्ट हैंडेड हो। ऑपोजिट हो जाए कि फादर लेफ्ट हैंडेड है लेकिन मदर राइट हैंडेड है, तो बच्चे के 17% चांस है लेफ्ट हैंडेड होने के। लेकिन अगर दोनों के दोनों ही राइट हैंडेड हैं तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के चांस 9% हैं। ओके, सो एज्यूमिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सबकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनमें से किसी भी एक ग्रुप के सिलेक्ट होने की चांसेस सेम है 1/4, और एल डिनोट कर दिया गया यहाँ पे एक इवेंट कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है। ओके, सो अब हमें लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जबकि सी इवेंट हो चुका है। ठीक है, यानी कि फादर लेफ्ट हैंडेड है और मदर राइट हैंडेड है, कुछ इस तरीके से। और फिर एज ए बी पार्ट है, सी पार्ट उल्टा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाटा इकट्ठा कर लेते हैं कि डाटा हमें किस तरीके से दिया गया है। ओके, सो एक तो इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर ए बी सी तो इन्होंने बोल ही रखा है, ये चीज़ आप गिवन में लिख ही सकते हो। तो उसके बाद ए बी सी एंड डी सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर इनके देखिए एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड, बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के, और सभी के साथ हमें बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे ही रखी है ना। तो दैट मीन्स कि एक तरह से हम ये कहें कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है कब, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का है तो कितने चांस हैं, 24% चांस है, यानी कि 24/100, ये भी दे ही रखा है। फिर इसी तरीके से बच्चा लेफ्ट हैंडेड है अगर वो सेकंड कैटेगरी का है, तो यहाँ पर चांसेस 22% है, यानी कि 22/100। इन द सेम वे बच्चे के लेफ्ट हैंडेड व्हेन पेरेंट्स की कंडीशन सी टाइप की है, तो वो है 17%, 17/100। एंड लास्ट बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा अगर पेरेंट्स डी कैटेगरी के हैं, तो 9% उसके चांसेस हैं। तो ये चीज़ भी हमें दे रखी है ना, काफ़ी कुछ हमें दे दिया गया है। तो बेसिकली देखा जाए हमारा फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। देखिए यही दोनों तो हमें निकालने थे। ठीक है, एल वेन सी ऑलरेडी हैपन, ये हो गया। फिर एल वेन ए ऑलरेडी हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो ए और सी तो आपको डायरेक्टली यहाँ से दिख ही रहे हैं। क्लियर, सी पर काम करते हैं, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आज लिख ही सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट सी के लिए बात करते हैं। सी में ये क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि हमने रैंडमली कोई भी एक बच्चा पिक किया और वो बच्चा निकला लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो उसका पेरेंट्स का ए कैटेगरी होने के कितने चांसेस हैं, हमें वो पता करना है यहाँ पर। तो चलिए वो पता करने से पहले ऐसा करते हैं कि बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की टोटल प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। ठीक है, एल निकाल लेते हैं सबसे पहले बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के। तो देखिए अगर पेरेंट्स ए टाइप के हैं तो वहाँ से बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के कितने चांस होंगे, इतने। लेकिन अगर पेरेंट्स बी कैटेगरी के हैं तो वहाँ से बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के इतने चांस हैं। अगर पेरेंट्स सी टाइप के हैं तो वहाँ से बच्चा होने के इतने चांसेस हैं। अगर डी कैटेगरी के हैं तो लेफ्ट हैंडेड होने के बच्चे के इतने चांसेस होंगे, है ना। यहाँ भी इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए ये तो सारे 1/4 हैं, 1/4, 1/4 एंड 1/4।
फिर L when A already happened 24/100, that one is 22/100, that one is 17/100 and it is 9/100। तो ऐसा कर लेते हैं, इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है 400 एलसीएम आ गया। तो ऊपर हमारे पास 24 24 और 22 46 46 46 46 और 17 56 63 63 63 और 9 72। तो 72/400 ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। फिलहाल इन्होंने टोटल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी नहीं है ना, तो हम इसको सॉर्ट करने का आइडिया फ़िलहाल रहने ही देते हैं। नाउ अब अगर हम सी पार्ट की बात करें तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एल ऑलरेडी हैपन ये पूछा है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एल ऑलरेडी हैपन, तो बेस थ्योरम में आ गए। सो टोटल प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे एल है, तो उसके ए कैटेगरी होने के कितने चांस हैं हमें ये पता करना है। सो देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और वहाँ से बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के 24/100, और ये टोटल हमारे पास 72/400। तो देखिए 400 से 400 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 24/72 ये आ गया। तो ये आई थिंक 3 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो 1/3 हमारे पास क्या आ गया सी की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। अब डी और पढ़ लेते हैं कि डी क्या चीज़ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ये एक बच्चा चूज़ किया और वो लेफ्ट हैंडेड है। गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड, कोई एक पेरेंट जो है ना वो लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि बी इवेंट भी हो सकता है, सी इवेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस डी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होने वाली है कि हमें बी कैटेगरी के भी पेरेंट्स हो सकते हैं जब बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, या का मतलब प्लस उसके सी कैटेगरी के होने के भी चांसेस हैं। क्लियर। हमें ये चीज़ पता करनी है। तो अब इनको कैसे पता करें, इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो काम हो चुका है, देखिए बी और सी के निकालनी है ना। चलिए दोनों की एक साथ ही, मैं अलग अलग सोच रहा था एक बार के लिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, प्लस सेम ऐसे यहाँ पर भी बेस थ्योरम ही जा रहा है दोनों में कि किस कैटेगरी के कोई एक पेरेंट्स होने चाहिए लेफ्ट हैंडेड, तो दोनों को ही हमें कवर करना पड़ेगा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल व्हेन सी ऑलरेडी हैपन। दोनों में आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एलसीएम से एक साथ कवर अप कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज एल की प्रोबेबिलिटी थी कितनी 72/400, यूँ समझिए हमने इसको एलसीएम ले लिया। ओके, सो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ऐसे ही सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। बी से लेफ्ट हैंडेड होने के चांस 22% है और सी से 17% है। सो 22/100 एंड 17/100। अब न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लें, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ गया 400, ऊपर गया बन गया 22 + 17, और नीचे वाले को हमने कर लिया रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीपल में आ गया, है ना। तो ये 400 से 400 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास कितना आ गया 39/72। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर एट्थ कह रहा हूँ डी पार्ट। क्लियर। चलिए ये था हमारा थर्ड केस स्टडी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्या है। सीनियर स्टूडेंट्स टेंड्स टू स्टे अप ऑल नाइट and therefore are not able to wake up on time in morning। ये कहना चाह रहा है कि सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं जो रात भर पढ़ते हैं और सुबह फिर टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, नॉट ओनली दिस बट देयर डिपेंडेंस ऑन ट्यूशंस फर्दर लीड्स टू absenteeism इन स्कूल, कि इनकी इरेगुलरिटीज जो है वो बढ़ जाती है। ऑन द ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 12 it is known that 30% of the students have 100% attendance।
ट्वेल्थ क्लास के रिकॉर्ड की बात करें तो ये कह रहा है कि 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 100% अटेंडेंस है। फिर प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 80% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड, जिनकी 100% अटेंडेंस थी, ठीक है, जो कि कितने हैं, 30% ही है। उन 30% में से भी 100% अटेंडेंस वाले में 80% ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया। 10% इर्रेगुलर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट रैंडमली चूज किया गया। यूजिंग द अबोव इंफॉर्मेशन हमें कुछ आंसर्स यहाँ पर अब करने हैं, ठीक है। फटाफट एक बार इनको पढ़ लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से कैटेगराइज करना है हमारे स्ट्रक्चर को। ओके, सो क्या क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड गिवन दैट इट इज़ नॉट 100% रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। सो रेगुलरिटी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, कितने रेगुलर हैं कितने रेगुलर नहीं हैं, कुछ इस तरीके से E1 E2 इवेंट इसी को मान लेते हैं, रेगुलर वाले को और इरेगुलर वाले को, ठीक है। और ए इवेंट मान लेते हैं जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है, ऐसा कुछ कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर ही लेते हैं, इससे आइडिया मिल गया हमें, ठीक है। लेट E1 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट इज रेगुलर, ठीक है, एंड E2 be the event that student is irregular, okay, and A be the event that student got A grade, student attain लिख देते हैं इन वे as attains grade A, ठीक है। दो ही तरह की बातें हैं यहाँ पर। सो रेगुलर कितने हैं यहाँ पर, देयरफॉर रेगुलर है सिर्फ 30% यानी 30/100, एंड इरेगुलर कितने हैं, इरेगुलर हमारे पास 70% है, 70/100, ओके। अब इनमें भी ए हमने किसको माना, ए ग्रेड वाले। रेगुलर में ए ग्रेड कितने हैं ले रहे हैं, सिर्फ 80%, और इरेगुलर में ए ग्रेड कितने ले रहे हैं, सिर्फ 10%। यही बात हुई थी ऊपर, है ना। अब इनके अकॉर्डिंगली हम हमारे ए पार्ट पर बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि ए ग्रेड आया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। कब, जब वो नॉट 100% रेगुलर था, यानी कि E2 इवेंट हुआ था, क्लियर। तो ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कितना, ये निकालना है, यानी कि 10/100 जो कि 1/10 के इक्वल आ रहा है, क्लियर। फिर सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अटेन ए ग्रेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, क्लास 12 द्वारा ए ग्रेड लेने के चांसेस हमें बताने, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी पर हमें काम करना है, ओके। तो चलिए देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि किसके इक्वल होने वाली है, E1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए व्हेन E1 हैपन, प्लस, या ये भी हो सकता है कि E2 हो जाए तो उस कंडीशन में ए होने के क्या चांसेस हैं, राइट। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाल ही रखी है। सो E1 की प्रोबेबिलिटी है 30/100, ए व्हेन E1 हैपन है 80/100, plus that one is 70/100 and it is 10/100। so जो पोर्शन कटता है तो काटे, जो सिमिलरिटीज़ कटती होती है ना वो काट ही देनी चाहिए। सो एल्शियम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ऊपर 24 प्लस 7 यानी कि 31/100 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है, क्लियर। चलिए सी पार्ट देखते हैं, क्या है सी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज 100% रेगुलर। सो 100% रेगुलर यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। गिवन में क्या है कि E अटेन ए ग्रेड, यानी कि E1 व्हेन ए हैपन, ये हमें निकालना है ना।
सो इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A ऑलरेडी हैपन। तो ये बेस थ्योरम में चला गया। दैट मीन्स कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे आ ही जाएगी, ऊपर हमें E1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जब E1 इवेंट हुआ हो, राइट। सो E1 की प्रोबेबिलिटी देखिए ये हम यहाँ पे निकाल ही रहे हैं, तो ये कितनी है 30/100 मल्टीप्लाई 80/100, और नीचे हमारे पास क्या है 31/100। तो ये जीरो देखिए 10 इंटू 10 100, ये 100 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास कितना बन गया 24/31। तो ये आ गई सिंपल सी हमारी सी पार्ट की प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट डी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इरेगुलर है, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट कि वो ए ग्रेड ले रहा है। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। दैट मीन्स कि इस बार E2 से रिलेटेड जो मैटर है वो हमारा फेवर में हो गया, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आनी ही है। सो देखिए ये है 70/100 मल्टीप्लाई दैट वन इज़ 10/100, और नीचे 31/100 चल ही रहा है, ये कैंसिल 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 7 इंटू 1 7 डिवाइडेड बाई 31। ये आ गई हमारे पास इरेगुलर में फर्स्ट ग्रेड आने के चांसेस। ओके, सो ये था हमारे फोर्थ केस स्टडी। चलिए फिफ्थ देखते हैं क्या है। देर इज ए चैम्बर ऑफ लॉयर्स इन ए सेशन कोर्ट, they were discussing a case related to the number of bullets a person had in the pistol। एक पिस्टल में जो नंबर ऑफ बुलेट्स हैं उससे रिलेटेड किसी केस पर को ये डिस्कस कर रहे हैं। द केस डील्स विद द आर्म्स एक्ट विद एन ऑफेंस ऑफ पोजेसन ऑफ अनऑथराइज्ड बुलेट्स। अनऑथराइज्ड बुलेट से रिलेटेड कोई बात चल रही है, अभी तक बातें बना रहे हैं। केस स्टडी में नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, मेन जो मैटर है वो आगे आएगा। There's a bit complexity in the problem due to the involvement of probability। Reading about the case, a lawyer said the pistol contained 4 gold and 3 silver bullets। ठीक है, ई इवेंट बोल दिया गया ड्रॉइंग 3 bullets in the random manner। okay, and being the lawyers they don't know how much about the probability of conviction। ठीक है, ये probability से रिलेटेड इतना मैटर नहीं जानते हैं। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सिल्वर बुलेट, कि कोई भी सिल्वर बुलेट जो है वो नहीं आएगी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सिंपल 11th क्लास की नॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, सो हमें प्रोबेबिलिटी की किसकी निकालनी है, गेटिंग नो सिल्वर बुलेट्स। तो दैट मीन्स कि कौन सी बुलेट्स होंगी, गोल्ड होंगी, और एक बार में ई इवेंट क्या है 3 बुलेट उसने निकाली हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पर तीनों के तीनों गोल्ड चाहिए। तो देखिए कितने में से आएगी, 4 में से कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। टोटल कितनी है 7 है, तो 7C3। तो यहाँ स्टार्टिंग में आप गिवन में बता सकते हैं वो चीज़ें कि नंबर ऑफ गोल्ड बुलेट्स कितनी है 4, एंड नंबर ऑफ सिल्वर बुलेट्स कितनी है 3। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी होगी 4 + 3 7, है ना। तो हमें सिल्वर नहीं चाहिए, तो यही चाहिए। अब दोनों में C3 तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हम ओपन करें तो 4 3 2, और नीचे 7 6 5, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया 4/35। सिंपल था ये वाला।
सेकंड बी क्या है, एक हो गया। बी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सिल्वर एंड 2 गोल्ड बुलेट्स। तो ये वाला क्वेश्चन 11th क्लास की कंप्लीटली याद दिला रहा है। 11th क्लास में इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर गेटिंग 1 सिल्वर एंड 2 गोल्ड बुलेट्स। सो यहाँ कर लेते हैं। देखिए एक सिल्वर कितने में से आएगी, 3 में से आएगी, सो 3C1। 2 गोल्ड कितने में से आएगी, 4 में से आएगी, तो 4C2। और टोटल 7 में से ही आनी है ना। सो 3C1 को 3/1 कर सकते हैं, 4C2 को 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 कर सकते हैं, और 7C3 को 7 × 6 × 5 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ऊपर लिख लें, 3 × 2 × 1 है ना। सो 3 × 2 6, 2 से 4 कैंसिल कर देते हैं 2, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऊपर हमारे पास 9 × 2 18 बन रहा है, और नीचे हमारे पास 7 and 5 35 बन रहा है ना। तो ये आ गई हमारे पास बी पार्ट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। सी सी आपके लिए है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड बुलेट निकालनी है। एंड देन डी में भी बिल्कुल ऐसा ही काम है, इस बार तीनों की तीनों सिल्वर निकालनी है। क्लियर। सो सी और डी बिल्कुल ए और बी पार्ट की तरह ही है। ई ट्राई करते हैं। ई क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द इवेंट ऑफ ड्राइंग सिल्वर बुलेट्स। वैसे मीन से रिलेटेड जो वर्क है प्रोबेबिलिटी में वो कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सिल्वर बुलेट से रिलेटेड मैटर है, इस चीज़ को आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स हमसे पूछ लिया गया है, हालांकि आसान सा तरीका है, लेकिन मेन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। या मैं करवाई देता हूँ, चलिए देखिए। ई ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एक्चुअली हमें रैंडम वेरिएबल पे काम करना होता है। तो रैंडम वेरिएबल कौन है, सिल्वर बुलेट्स। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल denoting the number of, denote the random variable denoting the number of silver bullets draw, silver bullets draw, ठीक है। therefore जो x है उस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, एक भी सिल्वर बुलेट नहीं आई, है ना। हमारा ए पार्ट, फिर एक सिल्वर बुलेट आए या 2 सिल्वर बुलेट आए, फिर तीनों सिल्वर बुलेट्स आए, ठीक है। सो एक्चुअल में अब ऐसा लग रहा है कि हमें सी और डी इसके लिए करने ही पड़ेंगे। तो इस चीज़ को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक सिल्वर बुलेट, 2 सिल्वर बुलेट्स, इनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, तब जाके हम उनका मीन जो है वो निकाल पाएंगे। तो अब मैं गेटिंग 2 सिल्वर एंड 1 गोल्ड बुलेट्स, इन पर काम करते हैं। तो देखिए 2 सिल्वर कितने में से आएगी, 3 में से, सो 3C2। एक गोल्ड कितने में से आएगी, 4 में से, 4C1। और नीचे हमारे पास 7C3 आना है। सो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 4C1 4/1 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। सो 3 × 2 6, 2 से ये 2 कैंसिल, और कुछ बच रहा है नहीं, सो 12/35। अब डी में हमारे पास क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सिल्वर बुलेट्स, ठीक है। सो ये कितने में से आएगी, 3 में से ही आएगी, और टोटल 7 में से। सो देखिए दोनों का C3 तो कैंसिल कर दे, सो 3 2 1 और नीचे 7 6 5, सो 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया 1/35। सो अब आप इनके टोटल काउंट करिए न्यूमरेटर्स के। देखिए
0 सिल्वर 4, 1 सिल्वर 18, 22 और 2 सिल्वर 12, 34 हो गए, 34 और एक तीनों के तीनों सिल्वर 35 और डिनोमिनेटर देखिए इनका सबका क्या है 35 है ना। तो ये हमारे पास हमारा जो ई पार्ट है उसको निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर यूजिंग ए से डी जितने भी पार्ट हैं हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स जब जीरो है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये एक्स जीरो को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो सिल्वर का मतलब है कि तीनों के तीनों क्या हों गोल्ड, और तीनों गोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी ये आई थी है ना 4/35। ऐसे ही एक्स की वैल्यू अगर 1 है यानी कि एक सिल्वर में प्रोबेबिलिटी है 18/35। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 यानी कि दो सिल्वर में प्रोबेबिलिटी है 12/35। एंड देन लास्ट तीनों के तीनों सिल्वर होने के कितने चांस हैं 1/35 चांसेस हैं। सो देयरफॉर अब यहाँ पर मीन ऑफ एक्स कैसे निकलता है इस चीज़ को देखिएगा। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 है और उस पर मीन कितना है इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू 1 है तो उस वक्त 1 पर उसका मीन कितना है 18/35। ठीक है, समझिएगा कैसे कर रहे हैं। फिर एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/35। फिर एक्स की वैल्यू 3 है तो उस 3 पर उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/35। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, इन सब का आपस में एडिशन करना है। तो प्रोबेबिलिटी में आप मीन इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही है, प्लस 18/35 प्लस 24/35 प्लस 3/35। सो 35 एलसीएम ले लें। सो इन दोनों का तीनों का आपस में एडिशन कितना आ रहा है 8 और 4 12 और 3 15, एक कैरी 3 और एक 4। अब ये मत मानिएगा ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी में एक से बड़ा रिजल्ट नहीं आता। तो बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ की मीन है। ओके, तो इसका रिजल्ट एक से बड़ा आ सकता है। तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो 9/7 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आ गया, मीन आ गया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमने आज के लिए 5 केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। होपफुली समझ आए होंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करके देखिए। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन जो टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसको चेकआउट कर सकते हैं, देखेंगे कैसे आपने अटैम्प्ट किया है। एक और आप ये भी ट्राई करके देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो होपफुली आपको केस स्टडी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमने आज की है समझ आई होगी, किस तरीके से हम अटेम्प्टेशन कर सकते हैं। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ।